कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव है अप्रैल में, उसके पहले ही कोर्ट इंश्योर कर दे। कोर्ट ने नोटिस किया है और आप सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को, क्या लग रहा है अब चुनाव के पहले लोग जानना चाह रहे हैं कि चुनाव के पहले क्या कुछ होने वाला है? देश की आवाज़ को रोकना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं करने देंगे। इसको जेल भी जाना चाहिए। माफी मांगने से काम चल जाएगा कोर्ट नहीं, में? उसको जेल भेजना चाहिए। वो झूठ बोल करके पूरे भारत देश की जनता को गुमराह किया है। इस समय में आपको न दिखा हो, पर चीज़ें आती हैं। बड़े मैटर अब आ रहे हैं, बड़े मैटरों में हो रहा है जजमेंट। जी, या तो उनको ईडी सीबीआई के माध्यम से अंदर करती है, या बुलडोजर बाबा के नाम से उनको उनके घर को गिराती है, या तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो भारत देश में जेल में ही हार्ट अटैक हो जाता है, या उनको जो उनके घर के लोगों का एलिगेशन है उसको मैं सर दूसरा मुद्दा ये है जो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है हम अगली पिटीशन ला रहे हैं सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स को लेकर के। मैंने नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्र जी। बात करेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से तमाम डिसीजन लगातार ऐसे आ रहे हैं या तमाम कार्रवाई ऐसी चल रही है जिससे मोदी सरकार जो है बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। क्या कहेंगे जो अभी जिस तरीके से एक इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा था, उसके बाद वीवीपैट पर्ची का मिलान को लेकर के है, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई होने वाली है? आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया। मैं एक चीज़ को पहले बाइंड अप कर देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मैटर था उसमें भी आपने कोर्ट के बारे में देख लिया था, कोर्ट का रूलगान भी देख लिया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इसकी पार्टी थी, वह डेटा नहीं देना चाहती थी। यह पूरे भारत देश में जग जाहिर था, आप सब लोगों ने देखा है। उसको किस तरीके से लिया, उसमें दो कंटेम्प्ट पिटीशन थी, एक हमारी थी और एक एडीआर की थी। एडीआर की मास्टर पिटीशन थी, तो आप लोगों ने देखा, और इसी तरीके से इस मैटर में भी होगा। अब इससे मैं आ रहा हूँ, कम टू द पॉइंट। कल यह मैटर लिस्टेड था। इस मैटर के बारे में बहुत सारी पिटीशंस थी, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। और इसमें ग्राउंड्स क्या रिलाए थे, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, जो भारत देश की जनता भी सुनना चाहती है और आप उसको चलाना भी चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोई भी चुनाव, ये जो वीवीपैट की पर्ची वाला सिस्टम है, यदि हम आपको 5 से 6 घंटे का टाइम दे देते हैं तो आप उसको रिलाय कर लेंगे और उसको वीवीपैट की पर्ची और उसकी वोट और उसके साथ में फिजिकल पर्ची उसको काउंट कर सकते हैं। 5 to 6 आवर्स इज द कंप्लीट एंड सफिशिएंट टाइम फॉर दिस। अब इसका एग्जाम्पल हमने उदाहरण की तरह सेटिस्फाइड क्या किया। 14.7 से इलेक्शन कमीशन का जो बेयर एक्ट है, उसमें स्पष्ट है कि रैंडमली वीवीपैट की पर्चियों को काउंट कराने के लिए 5 उसमें लेते हैं हम। उसमें 10 से 15 मिनट का टाइम मैक्सिमम लगता है, जो उसमें निकालना, ये सारी चीज़ों का प्रोसेस शामिल है। तो वो सारी चीज़ों को हमने स्पष्ट कर दिया कि इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यदि किसी भी विधानसभा, किसी भी पोलिंग पर 700 के आसपास पीपल है, वोटिंग पड़ रही है, तो आपको इतना टाइम 5-6 घंटे में आप कर सकते हो। इस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 5,000 करोड़ रुपए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपैट, 24 लाख वीवीपैट मशीनों को खरीदा, और हमारे और आप जैसे टैक्स पेयर के पैसे, पूरे भारत देश गरीब अमीर जो है, आप लोग देख रहे हैं गरीबी कितने बड़े लेवल पर है और महंगाई कितने बड़े लेवल, वह टैक्स का जो कंसोलिडेट फंड में अमाउंट जाता है, उससे डायरेक्ट हिट करके पैसा लिया गया और उससे उसको खर्च किया गया। उस 5,000 करोड़ की वीवीपैट की मशीनें आप देखते हैं कितनी बड़ी होती है, उसको खर्च करके हम और आप इंश्योर न कर पाएँ कि हमने किसको वोट दिया है और किसको नहीं दिया है, तो भारत देश की जनता के लिए यह एक बड़े, हमारे जैसे वोटर्स के लिए एक लानत का विषय है। इसको लेकर के हमने यह दलीलें थी इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आपको यह स्पष्ट करना भी आवश्यक हो गया है कि जो हमने वोट दिया है वो इंश्योर कैसे हो कि फला व्यक्ति को ही हमने वोट दिया है। वो इंश्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ें ही हमें दिखनी चाहिए, और उसी के माध्यम से ही कोर्ट भी सारी चीज़ों को अप्रूव कर सकती है। यदि मैंने बोला फला व्यक्ति को मैंने वोट दिया, तो कैसे इंश्योर होगी? बहुत सारे विधानसभा के लेवल पर, लोकसभा के लेवल पर, 2019 में, 2023 में चुनावों में, और बीच के टर्मों से बहुत सारे चुनाव में कैंडिडेटों ने बोला कि हमने वोट नहीं दिया, आपने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, पर मैं तो अपना ओन वोट खुद को दिया हूँ। यह कैसे साबित होगा? यदि मेरे पास पर्ची होती तो यह प्रूव करने के लिए आपके पास मुझे जानने का विषय ना होता। इसी के साथ में दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे स्टेटों में जिसमें बहुत बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पे गड़बड़ियाँ थी, वोट कम पड़े, निकले ज़्यादा आउटपुट में आए। इसको लेकर के मैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जनरल रजिस्ट्रार हैं, मैंने उनको भी पूरे डेटास भी दिया था। वो सारे बड़े उदाहरण हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। मैं आपसे बोलना भी चाहता हूँ कि यदि वोट कम पड़ रहे हैं, निकलते कैसे ज़्यादा हैं, तो ये कैसे इंश्योर होगा? यदि फिजिकल कॉपी निकल जाए तो उन सारी चीज़ों के माध्यम से सारी चीज़ें खुल के दिख जाएंगी। इसका पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4,
कोई भी देश वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो वो श्योर करता है कि इसकी वोट जो पड़ रही है वो फिजिकल तरीके से, यदि व्यक्ति चाहता है तो एक कैलकुलेटर की तरह यदि उसकी प्रिंटिंग मशीन से आ रही है तो वो इंश्योर कर लेता है। और बहुत सारी कंट्रियों ने यदि या मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो वोटर है उसका, उस वोटर ने प्रॉपर तरीके से वोट जहाँ डाला वहाँ नहीं पहुंची वोट, तो वो पूरा का पूरा उस इलेक्शन सिस्टम को उन्होंने बैन कर दिया, बंद कर दिया। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के, जर्मनी वगैरह, इसके साथ में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिसमें 13 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस वन, 45 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द वीकन ग्रुप्स, उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज ने किया है। इसके साथ में यूरोपियन कंट्री का 28 मेंबर ऑफ दिस यूरोपियन यूनियंस, उन्होंने भी बहुतों ने किया है। इसी के साथ में भारत देश का सबसे पड़ोसी देश जो छोटा गरीब है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस तरह से भी करती हुई नजर आई है। पर भारत देश में वोट का जो राइट्स है वह यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट वायलेट हो दिख रहा था, जिस ये अगली दलील थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इंश्योर करने के लिए मुझे वोट कास्टिंग का कोई भी किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा फिजिकल मोड कुछ भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं फला व्यक्ति को वोट दिया पर उसकी वोट नहीं गई, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिखा फला व्यक्ति को जा रही है वो, और वो इंश्योर करके वहां से इंश्योर हो जाएगा कि फिजिकली यहाँ पर इतनी ही वोट पड़ी, तो जो गड़बड़ियां आती हैं कि 10 वोट डाले गए 15 निकलते हैं, वह मामला खत्म हो जाएगा। इसके उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ऊपर 4-5 एग्जाम्पलों को भी दर्शा दिया है, बताया भी है। इसके साथ में नेक्स्ट करो, जो लाइट जैसे लाइट है उसमें जो लाइट ब्लिक करती है वो 7 सेकंड की बना दी गई है। हमने बोला कि मान लीजिए कि हम आई ब्लाइंड है या आप मान लीजिए आइस में आपके प्रॉब्लम है या किसी XYZ को चश्मा लगाया है, 7 सेकंड में वो इंश्योर नहीं कर पाता कि मैंने जिसको लाइट ब्लिक वोटिंग दिया वो वोट उसको पड़ रही है। पर ऐसा नहीं होता है, तो कई बार वह वोट कहीं और भी जा सकती है, तो उसका लाइट का इंटरवल बढ़ाया जाए, यानी 15 का 20 का इस तरह से भी किया जाए। इसके साथ में नेक्स्ट, वीवीपैट से जो पर्ची कटती है और वो उसमें जो ग्लास लगा होता है मोटा होता है, उसको ट्रांसपेरेंट रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक साथ में ही 2-3 पर्चियों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। एक ही पर्ची, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि एक पर्ची जब गिर जाए, हाथ में आ जाए, उसके बाद दूसरी उस प्रिंट कमांड पर आए, तो यह भी होना चाहिए। इसमें भी कोर्ट ने सारी चीज़ों को रिलाय किया है। इसी के साथ में 3 और भी आर्टिकल्स, आर्टिकल 326, आर्टिकल 324 टू 329, आर्टिकल 326, देयर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज, उसकी ड्यूटी है कि पूरा भारत देश में एमपीस, एमएलएस, इसके साथ में जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव होते हैं, उनका चुनाव फ्री और फेयर तरीके से कराए। पर वो वहाँ पर क्या करती है और यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रही है, यह भारत देश की जनता का जानने का विषय है। इसी के साथ में 2 चीज़ें और भी जो आर्टिकल 324 से 326 में, 324 में और उसका सब ग्रुप्स जो है, पॉइंट नंबर 2 है, वो ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो, ये इंश्योर कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है, बॉन्ड है ये। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर भारत देश का एक गवर्नमेंट बॉडी बनकर के रह गया है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट बन के दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के इंडिया अलायंस, जिसको लेकर के ऑनरेबल मिस्टर राहुल गांधी जी ने भी, आप लोगों ने देखा होगा परसों जो रैली थी उसमें भी उन्होंने स्पीच किया, मैच को फिक्स न किया जाए, कुछ ऐसे क्या बोला है उसमें आप लोगों ने, 180 सीट की बात किया है उन्होंने, इतना मुझे इंश्योर है, 180 सीट, इतना तो मुझे श्योर है, 180 सीट भी नहीं पाएगी, ये मुझे श्योर है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये सारी इंडिया अलायंस ने भी इन सारी चीज़ों को लेकर के दिसंबर में 2023 में इन चीज़ों को लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास में प्रेजेंटेशन भी दिया था। वीवीपैट से जो पर्ची निकले, बैलेट बॉक्स बाजू में रखा है, उसमें सारी जितनी भी पर्चियाँ आए वो पूरे वोटर्स उसमें डाले, उसके बाद में लास्टली सारी काउंट की जाए, फिजिकली तीनों को मैच किया जाए, मैच करने के बाद ही सर्टिफिकेट को जारी किया जाए, जिससे पूरा इंश्योर हो जाएगा कि भारत देश में फ्री और फेयर चुनाव होगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ों को लेकर के क्लियर इंस्टेंट पूछा है कि आप दोनों चीज़ों के बारे में क्लियर बताएं। पहला कि यदि फिजिकली पूरा तरीके से कर दिया जाए, यानी 100% वेरीफाइड कराया जाए, तो आपकी इंस्टेंट क्या है, पॉइंट नंबर 1, जो नोटिस का मेन पार्ट है। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ में यह भी बोला गया है कि यदि तीनों मोड को, यानी फिजिकल मोड में जो बैलेट बॉक्स में डाली गई है वोटें, और इसके साथ में जो वीवीपैट में रखी गई है, मतलब वीवीपैट में जो वर्चुअल है, में वोट डाली गई, जितने लोगों ने प्रेस किया है, वो तीनों इक्वल कर दिया जाए, तो आपकी इंस्टेंट क्या है। इसको लेकर के कोर्ट ने नोटिस किया है
और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, अब अगली मेंशनिंग भी मेरी आप इन्हीं चीज़ों को लेकर के है कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव है अप्रैल में, उसके पहले ही कोर्ट इंश्योर कर दे कि वीवीपैट की जो पर्ची वर्चुअल दिखती है और जो टाइम उसका लाइट जलने का ब्लिंकिंग का है वो बढ़ाने का, वो पर्ची निकले और उसके लिए बाजू में एक छोटा सा प्रिंटर जस्ट लाइक टू देयर, हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं जितने पिटिशनर हैं कि जो वीवीपैट की पर्ची में ही जो कमांड जाता है दिखने के लिए, जो कमांड यूनिट है, कमांड यूनिट डायरेक्ट प्रिंट कमांड में जाए और वहाँ से डायरेक्ट निकल जाए, ऐसा किया जा सकता है। तो इसको लेकर के लास्ट में आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, सारे न्यूज़ चैनलों से भी मैंने बोला है, प्रेयर भी किया है कि को लेकर के और भारत देश की आवाज़ को लेकर के है, जो कानूनी बातें हैं वो यूट्यूबर चैनल सारे चला रहे थे और आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ सबको, आपने जिस तरीके से इनके एक्सप्रेशन को, भारत देश में जो आवाज़ का एक्सप्रेशन है, जो स्पीच का एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल्स में और जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ में दिया गया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से लेके 329 तक के बीच में कहीं भी मुझे दिखा दे और अपने बेयर एक्ट के गाइडलाइन में भी दिखा दे, किसमें ये लिखा गया है कि आप इनको वायलेट कर सकते हैं, कहीं भी नहीं लिखा है। और यदि इस तरह से करती है तो मैं आप लोगों के माध्यम से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इसी मैटर में जो आफ्टर नोटिस मैटर है, मैं इसी में इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट भी फाइल करूंगा। मैं आपसे यह इलेक्शन कमीशन के लिए यह एक तरीके से वार्निंग भी है और यह भी बोलना चाहता हूं कि चुनाव के समय पर भारत देश के लोगों की आज़ादी है, आप उनको पूरी तरीके से, पूरे नेताओं के बारे में, जितनी भी पूरी पार्टीज़ हैं सबके बारे में, उनके चरित्र, चाल चलन और कितना इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, कितना ईवीएम से गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये सबको सिक्योर करने का राइट्स है। और यूट्यूब से जो पूरे भारत देश की आवाज़ है वो दिखाते हैं, फ्रंट मीडिया न के बराबर दिखाती है, इसलिए आप इनको जो है तो कंट्रोल करना चाहते हैं। आप इस समय पर देश की आवाज़ को रोकना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं करने देंगे। मैं आपके माध्यम से यह लास्ट जो मेरी अगली प्रेयर है इस केस को लेकर के, उनको भी इंश्योर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को, क्या लग रहा है अब चुनाव के पहले लोग जानना चाह रहे हैं कि चुनाव के पहले क्या कुछ होने वाला है? क्या चुनाव के बाद अगर जवाब देता है, इसकी कोई लिमिटेशन है जवाब देने का चुनाव आयोग को लेकर? अभी तो आया नहीं है, अभी 1-2 दिन में आ जाएगी, क्योंकि रात को ही हम लोगों के पास मैसेजेस आए हैं सब लोगों के पास में और जल्दी ही आ जाएगा। हम लोग फिर मेंशन करेंगे कि इसको जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव उसके पहले इंश्योर कर दिया है। कुछ लोगों ने जैसा मुझसे बोला भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ नोटिस दिखती हुई नज़र आई, मतलब नोटिस कर दिया गया है, काम भी होना चाहिए उस पर, यह हमारी रिक्वेस्ट होगी, प्रेयर होगी। सर दूसरा मुद्दा ये है जो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है उसमें ईडी को इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ करके देखा जा रहा है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री हों, अरविंद केजरीवाल हो या तमाम लोग। हम अगली पिटीशन ला रहे हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लेकर के, मैंने कई बार बोला है और वो इसी लेकर के है कि जिस तरीके से विपक्ष के लोगों जब तक होते हैं विपक्ष पार्टी में, उनको आप ले जा करके उनको किस तरीके से लिस्ट करते हो और डिफेम करके उनको और उनकी पार्टी को आप डिफेम करते हो, मीडिया में न्यूज़ चलवाते हो, उसके बाद से आप एक तरफा निर्णय लेते हो, उसको लेकर के हम जल्दी ले आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको पूरा मॉनिटर करे। सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरीके से कार्रवाई अभी हो रही है उसको लेकर के क्या अब आने वाले समय में जमानत मिल सकता है? जो नेता जेल में जा रहे हैं उसको देखते हुए क्या प्रक्रिया है आपको कुछ? उस केस के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं, पर यह है कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स इस समय पर सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी के जो अपोजिशन वाले मेन लोग हैं स्ट्रीम, या तो उनको ईडी सीबीआई के माध्यम से अंदर करती है, या बुलडोजर बाबा के नाम से उनको उनके घर को गिराती है, या तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो भारत देश में जेल में ही हार्ट अटैक हो जाता है, या उनको जो उनके घर के लोगों का एलिगेशन है उसको मैं मान लूँ तो यह है कि जहर खिला दिया जाता है खाने में। यह जो है ये एक आम चलन और प्रथा हो गई है भारत देश के डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए और भारत देश की जनता को आवाज़ को ख़त्म करने के लिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? एक बड़ा सवाल अब पूछा जा रहा है, जब तिहाड़ जेल में उन्हें ले जाया गया वैन से, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से उसी दिन बोला है कि फिजिकली ये संभव होता नहीं है। कहने के लिए कोई भी कह दे मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, होता है ये, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई उनको हटा सकता है। उनका सिर्फ मंत्रिमंडल विधानसभा बैठ कर के हटा सकती है। गवर्नर इसमें कुछ कर सकता है कि पब्लिक डीलिंग भी उनके हाथ में होती है, सीएम के हाथ में, साथ में मंत्री मिनिस्टरों से मिलना होता है, इसी के साथ में आईएएस पीसीएस जो होती है उनसे भी मिलना होता है, इसके साथ में बहुत सारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, पब्लिक का जो बहुत सारे वर्क होते हैं, सीएम के सिग्नेचर होते हैं, तो ये सारे चीज़ों में ना पार्टी भी चलाते हैं, पार्टी के हेड पर्सन है, तो फिजिकली जो है तो संभव नहीं है, क्योंकि हर बार आप
कोर्ट आपको परमिट नहीं करेगी कि आप आम पब्लिक से मिलिए, वो लिमिटेड कर देगी कि आप उनके घर वाले लोग मिल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। फिजिकली संभव नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टी बात बताऊँ, जो चीज़ें संभव नहीं है। पर इस केस में मैं आपको 3 रास्ते बताए दे रहा हूँ आज से ही। पहला, अगला स्टेप्स जो होने वाला हो सकता है कि गवर्नर रूल्स लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन। दूसरा, हो सकता है कि बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तोड़-फोड़ शुरू कर दे बहुत जल्दी से ही। तीसरा, या हो सकता है कि सीएम की जगह पर जो भी केजरीवाल है, उनके जगह पर उन्हीं के पार्टी का किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाए, पर वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी बीजेपी के आगे। बस आज इतना ही कहना चाहता आज हूँ। 2 खुलासे जो किए हैं आतिशी ने कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिस तरीके से नाम ईडी ने लिया, केजरीवाल ने बयान में दिया, ऐसा कहा गया। तो उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि इनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है और इनको बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो इनको भी जेल भेजा जा सकता है। आतिशी आज कह रही है, जिस दिन केजरीवाल जी को ले गए हम उसके पहले ही बोल दिए हैं। ये तीनों रास्ते आज भी बोल रहा हूँ। तीनों रास्तों के बारे में आज भी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद देखी है ना, दिल्ली का एमसीडी का चुनाव हुआ है। चुनाव में जो है तो इंडिया अलायंस की पार्टी जीती, आम आदमी। अब उसमें आप लोग खुद देखिए कि कितने भारी बहुमत से जीती थी, पर बीजेपी ने अपना वो उसको सिक्योर करने के लिए कि हमारा आदमी बन जाए यहाँ पर, उसको लेकर के कई महीने तक आपने देखा ओथ नहीं होने पाई थी। दूसरा उदाहरण आप देखिए, जीता जागता पूर्व तो कैमरे में सारी चीज़ें कहती। चंडीगढ़ का आप लोगों ने मेयर का चुनाव देखा, उसमें भी आप लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है तो उन सारी चीज़ों को वोट की काउंटिंग यहाँ पर करनी पड़ी। तो आपने खुद देखा कि जब वोट पूरा का पूरा इंडिया अलायंस की पार्टी को दिया गया था मेयर के चुनाव पर, पार्षदों ने दिया था, फिर भी भाजपा ने अपने मेयर को जबरदस्ती बैठा लिया। तो इसके आधार पर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या होगा? एक सामान्य सी प्रचलन है इनकी और उस प्रचलन में अपोजिशन को तोड़ के ले आना है। एक ही मेंबर होगा। और बड़ा उदाहरण देखना चाहते हैं महाराष्ट्र देख लीजिए, और बड़ा देखना है तो और बहुत सारे स्टेट हैं, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ। 600 वकीलों ने जो लिखा पत्र, हरीश साल्वे जी भी उसमें मौजूद मतलब हैं, शामिल हैं। तो उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी का बयान आता है और अब लगातार कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कही जा रही हैं टिप्पणियाँ प्रधानमंत्री की ओर से। क्या मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो 600 लेटर लिखे गए थे, मैंने सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल भी दिया था, पर आप व्यक्तिगत पूछना चाहते हैं। वो जिन वकीलों ने लिखा था उनको अपने प्रैक्टिस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद ही बात करूँगा जो भी करना है। प्रैक्टिस पर फोकस करके अपनी सारी चीज़ों को, दलीलों को मजबूत करें और जिसकी तरफ से प्रेजेंट होते हैं उनको बोलें कि वो सही तरीके से कागज़ पेश करें। गलत तरीके से चीज़ों के जब यदि ये पूरी बुनियाद ही गलत है तो आप कहाँ तक बचाओगे? आप कितने भी बड़े वकील हो, कहाँ तक बचा सकते हो? इसी के साथ में उन वकीलों ने यह नहीं बोला था कि कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी, उन्होंने सिर्फ बोला था कि कुछ वकील समूह है जो इस तरह से वहाँ प्रेजेंटेशन देता है, मीडिया में आता है, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि उनको भी ऐसा करना चाहिए। उनकी पार्टी करंट में रूलिंग में है तो उनको मौका नहीं मिलता होगा। आ जाए वो हम लोगों की तरह लड़ना शुरू करें, उनको भी मौका मिल जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट अब सख्त होता नजर आ रहा है? जो तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं पिछली, चाहे मेयर इलेक्शन की हुई, तमाम डिसीजन जो इस तरीके से आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे टिप्पणियाँ कर रहा है, उसको लेकर के क्या अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक विश्वास जग रही है लोगों में? ऐसा कह सकते हैं, पहले भी जब वो था, अभी भी है। हो सकता है कि समय-समय में आपको न दिखा हो, पर चीज़ें आती हैं। बड़े मैटर अब आ रहे हैं, बड़े मैटरों में हो रहा है जजमेंट। अंतिम सवाल ये है कि बाबा रामदेव का मैटर आज लगा था, उसमें तमाम टिप्पणियाँ की, आप क्या कहेंगे उस मैटर को लेकर के? वो बाबा रामदेव भारत देश का मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल का झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। उसने 2014 के चुनाव पर मैंने उसको 2 बार नोटिस भी दिया है, मेरे नाम से है नोटिस, कि 2014 में उसने बोला कि 35 रुपए पर लीटर डीजल मिलेगा या पेट्रोल, किसी का बोला था, मुझे इंश्योर नहीं हो अभी। और दूसरा डीजल का भी प्राइस बोला मैं भी इतना इकोनॉमी पढ़ा हूँ। मैंने उसको नोटिस भेजा कि अब तो नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे कहने में फला पार्टी को वोट दे दिया, अब तुम मुझे दिलाओ, नहीं तो मैं कंटेम्प्ट फाइल करूँगा तुम्हारे पर। तो उसका माफ़ीनामा आया है, अब आप समझ सकते हैं। तो ये आपको मैं बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बिजनेसमैन है और जिस तरीके से उसने भारत देश के MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, मेडिकल एसोसिएशन को डिफेम किया है, उसको जेल भी जाना चाहिए। माफी मांगने से काम चल जाएगा कोर्ट नहीं, में? उसको जेल भेजना चाहिए। वो झूठ बोल करके पूरे भारत देश की जनता को गुमराह किया है। 35 रुपए पर लीटर पेट्रोल और 25 रुपए 30 रुपए पर लीटर। वो बोला इतनी तो इकोनॉमी मैंने भी पढ़ी है, वो बोल रहा था, मैंने सुना आपकी अदालत में उसने बोला था। तो ये गलत है, ऐसा नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।